है तो उसमें क्लासिकली बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कोई स्कैन की ज़रूरत नहीं है। वो क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है, मतलब मरीज़ के सिम्टम्स देख के हमें पता चल जाता है कि ये पार्किंसन बीमारी है। उसके लिए कोई अलग से हमारे करने की ज़रूरत नहीं। तो पेशेंट जो है वो आपके साथ टेली कंसल्टिंग कर सकता है, क्योंकि अगर समझो दूर है कोई इंडिया में, बहुत सारे पेशेंट्स टेली कंसल्ट करते हैं और टेली कंसल्टेशन में ही हमें पता चल जाता है कि उनको पार्किंसन है। उस टेली कंसल्टेशन के दौरान हम ऐसे मूवमेंट्स कराते हैं, हैंड मुट्ठी खोलना, हाथ घुमाना, चलना, बोलना, तो दोनों साइड की बॉडी के मूवमेंट्स चेक करके ही हमें पता चल जाता है कि उनको पार्किंसन बीमारी है। और पार्किंसन के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जो आप के ट्रीटमेंट से, डीबीएस ट्रीटमेंट से क्योर हो सकती है या कम से कम कंट्रोल बेटर तरीके से? हंटिंगटन कोरिया है, फिर ट्रेमर्स जो है, स्पाइनल कॉर्ड SCA12 में जो ट्रेमर्स आते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। डिस्टोनिया जो है हैंड के या जनरलाइज बॉडी डिस्टोनिया है वो कंट्रोल हो सकते हैं। एपिलेप्सी जो है वो कंट्रोल हो सकती है। सर हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना डीबीएस ट्रीटमेंट के बारे में। हाँ, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी जो है ये ब्रेन में हम दो पतले से वायर डालते हैं छोटे से छेद बना के, और ये प्रोसीजर हम मरीज़ को होश में रख के करते हैं। और जब ये प्रोसीजर करते हैं तो जब वायर अंदर पहुंचता है, पहले तो हमें कंप्यूटर में पता चलता है कि ये सही ठिकाने पे पहुंचा है कि नहीं। फिर ब्रेन की वेवफॉर्म्स हम रिकॉर्ड करने से हमें पता चलता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं। ये करंट बहुत जो हमारे शरीर में नसों में दौड़ता है उतना ही करंट होता है, तो जिससे मरीज़ को पता भी नहीं चलता है कि करंट चालू हुआ है बॉडी में। वो देने के बाद हम उनके सिम्टम्स को चेक करते हैं कि वो ट्रेमर्स बंद हो गए कि नहीं, हाथ का मूवमेंट्स फ्री हुआ कि नहीं, टाइटनेस इंप्रूव हुआ कि नहीं, बोलने का इंप्रूव हुआ कि नहीं। वो मरीज़ के साथ हम बात करते हैं और एसेस करते हैं। फिर मरीज़ को खुद को भी बोलते हैं कि आप भी एसेस करके देखिए कि आपके सिम्टम्स और तकलीफ़ें इंप्रूव हुई कि नहीं हुई। दवाई में जो जितना इम्प्रूवमेंट आता था वही इम्प्रूवमेंट आपको इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मरीज़ खुद एसेस करके ड्यूरिंग द सर्जरी के दौरान और हमें बताता है कि ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, नहीं ये वाला करंट अच्छा था, ये अच्छा नहीं। वो डिस्कस करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इस जगह पे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सर ये कितना सेफ है उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। हाँ, तो ये होश में रख के करते हैं। अगर सेफ नहीं होता तो होश में कैसे रखेंगे मरीज़ को? और अभी तक कितना सक्सेस रेशो क्या है सक्सेस रेट? इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98.5% है। और तब क्या रिमोटली कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि आपके हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है यूजिंग रोबोटिक टेक्नोलॉजी? हाँ, लेकिन सर्जरी के लिए तो हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा, रिमोटली नहीं कर सकते हैं। और सर ये जो रिमोट है वो मतलब कंटिन्यूसली कैरी करना होगा साथ में उनको? नहीं, जैसे आपने कहा कि हाँ रिमोट अपने पास रखना होता है। ऐसा नहीं कि हम सब्जी लेने गए और रिमोट साथ में लेके जाना, नहीं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे ट्रिप 10 days आउटसाइड कंट्री और एनीवेयर एल्स, तो साथ में रखना अच्छा है, क्योंकि कभी भी अगर थोड़ी बीमारी बढ़ गई है, सिम्टम आ गए हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट द डॉक्टर एंड दे कैन इंक्रीज द करंट बाई 0.2 milliamperes। तो हम जितना इसमें अलाउेबल फंक्शंस देते हैं उतना ही ये लोग कर पाएंगे पेशेंट्स। ऐसे नहीं कि कुछ भी ये लोग रिमोट से बदल सकते हैं। सो वट एवर परमिशंस आई गिव इन द रिमोट दैट ओनली दे कैन ऑल्टर। और हम वो सेफ लिमिट पहले ही सर्जरी के टाइम तुरंत ही हम चेक करते हैं कि कितना करंट तक हम सेफली जा सकते हैं, फिर वहाँ पे हम ब्लॉक कर देते हैं। फिर उसके ऊपर सपोज समझिए कि 2.5 के ऊपर अगर जाते हैं, 3 पे जाते हैं तो इनको कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, तो हम 2.5 पे ब्लॉक कर देते हैं। फिर रिमोट से कितना भी ऊपर जाएंगे ना, 2.5 पे जाके उसके ऊपर जाएगा ही नहीं करंट। सर इस बीमारी को ठीक तो इससे सेफ हो जाता है प्रोसीजर पूरा। इस बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगता है, तो इसके खर्चे क्या? हाँ, तो बीमारी को हम क्योर नहीं करते हैं। ये मिसकंसेप्शन है सबका कि पार्किंसन क्योर हो जाएगा, नहीं। हम पार्किंसन क्योर नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए इनका हाथ हिल रहा था, पार्किंसन है, अभी भी है। तो हम सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बीमारी को क्योर नहीं होता है। बीमारी बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ता है हम करंट के पैरामीटर्स चेंज करते रहते हैं। तो ये जो हेड से जो प्रोब्स आप डालते हो वो प्रोब्स लाइफ टाइम के लिए लाइफ टाइम के लिए ब्रेन में रहते हैं और पूरे कंसील्ड रहते हैं। कंसील मतलब हिडन रहते हैं, बाहर कुछ भी नहीं दिखता। अभी इसको देख इनका सर्जरी हुआ है, मैंने हेड से ही किया था सर्जरी, जो मैंने बताया ना 2 होल्स डाल के किया था, वैसे इनके सर में भी 2 होल्स डाल के किया था। आपको मालूम भी हो रहा है कि मैंने होल डाला हुआ है? कहीं पर भी कुछ दिख रहा है? इवन स्कार भी नहीं दिख रहे हैं।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में कुछ बताइए कि इनको अब किस चीज़ की केयर लेनी है, नहाते समय, पानी में, घूमते समय? नॉर्मल जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। बस एक ही केयर है कि जो स्कैनिंग इक्विपमेंट्स है जहाँ पे एयरपोर्ट पे या फिर मॉल्स में, उनके थ्रू नहीं जाना है, मेटल डिटेक्टर्स में ही, क्योंकि ये मैग्नेटिक जो फील्ड जो इससे इंटरफेयर करता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स से, तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहना है। तो इसीलिए हम इनको एक कार्ड भी देते हैं जिसमें दिया हुआ था कि पेसमेकर लगा हुआ है, जैसे पहले हार्ट के पेसमेकर्स होते हैं, सेम टू सेम ये पेसमेकर। तो इनको स्कैनर्स के थ्रू नहीं जाना, बाकी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ट्रेकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉट एवर दे वांट, ऑल द नॉर्मल एक्टिविटीज, ड्राइविंग वगैरह सब कुछ। तो जब ये ट्रीटमेंट हो जाती है हॉस्पिटल में, उसके बाद उनको फिजियोथेरेपी या कुछ ऐसे थोड़े टाइम के लिए करना होता है या? डिपेंड अपॉन पेशेंट। अगर 70 के ऊपर पेशेंट है जिनको चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, तो उनके लिए यस फिजियोथेरेपी कराते हैं, ताकि क्योंकि पहले पार्किंसन के पहले क्या होता है कि पार्किंग सर्जरी से पहले उनके मसल्स सब स्टिफ रहते हैं एकदम, और वो मसल्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो मसल्स पूरे एट्रोफी हो जाते हैं, बल्क में एकदम श्रिंक हो जाते हैं। फिर जब हम सर्जरी करते हैं तो बॉडी एकदम लूज हो जाता है, लेकिन वो मसल्स अभी भी स्ट्रांग नहीं हुए हैं, उनको स्ट्रांग करना पड़ता है बाय एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं तब वो मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, जब स्ट्रेंथ आती है तभी उनके मूवमेंट्स स्पीड हो जाते हैं, अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, करेक्ट प्रिसाइज मूवमेंट्स होते हैं। सर ये कोई पर्टिकुलर एज के बाद होता है कि मतलब कभी भी हो सकता है? कभी भी हो सकता है, अप टू द एज ऑफ 80 इट कैन बी डन सेफली। शेट्टी जी, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था। आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करो कि ये कैसे आपको फील हुआ और पार्किंसन। सो मेरा नाम महेश शेट्टी है। मैं एक होटलियर हूँ, नवी मुंबई में मेरा होटल है, नवी मुंबई एज वेल एज मुंबई में भी। ऐसा है कि 2019 में मुझे ये थंब में ट्रेमर आया था, 2019 में। तो धीरे धीरे मैंने केयर नहीं किया, मतलब ये तो होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया राइट हैंड में। तो राइट हैंड में जब बढ़ता गया, फिर बाद में धीरे धीरे मेरा राइट लेग में पूरा कवर किया उसको। तो मैं जब चलता था पूरा ड्रैग करके लेग को ऐसा, और लेगा तो भी क्या है, अभी तक ऑफ पीरियड में पूरा शेकी हो गया। और मैं जो लेता था मेडिसिन, वो हार्डली पहला 4 घंटा चलता था सिंडोपा प्लस, ये बाद में 1 घंटे से ऊपर नहीं, तो मैं 7-8 गोली खाता था, या कोई फंक्शन में जाएगा तो डबल डोज लेके खड़ा रहने का, ऐसा सब था। और इतना पार्किंसन किसी दुश्मन को भी नहीं आया, ऐसा है। लेकिन उसका इलाज आने से अभी किसी चीज़ का डर नहीं है, सच्ची। क्योंकि ये क्या है, ये डिजीज़ ऐसा है ना कि आपको एकदम क्या ये नर्वस मतलब बॉडी से इरिटेट करता रहता है ये पार्किंसन का ये जो डिजीज़। और इसका दूसरा बात क्या है कि मेमोरी लॉस है इसमें, मेमोरी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा ये सब प्रॉब्लम्स था। मेरे बहुत दोस्तों ने भी बोला अरे ब्रेन का है, ब्रेन को हाथ मत लगाने, तो फिर पूरा बॉडी पे क्या होएगा आगे मालूम नहीं, ना कोई ये है, ना अटैक आ सकता है, या पैरालाइज आ सकता है, या जो भी है वो हो सकता है। लेकिन मैं बोला लेकिन ऐसे जी के भी क्या फ़ायदा है जब एकदम इतना, तो मैं बोला एक रिस्क क्यों ना उठाऊं। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बोला कोई अच्छा डॉक्टर है, 2-3 डॉक्टर उन्होंने बताया, तो मैंने बस प्रेजेंट मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद एक ने मिस्टर मनीष बाल्डिया का डॉक्टर साहब का नाम दिया, तो मैं और मिसेस गए, पहले उनको दिखाया सब। उन्होंने 16 मई को मुझे एडमिट करने को बोला, 16 और 7 को मेरे को पूरा चेकअप किया। फिर ऑन 18 को मेरा सर्जिकल हुआ, 18 और 19 2 दिन में। और ऐसा था कि सब डॉक्टर्स लोग सब खड़े, मेरे प्रेजेंट एकदम लाइव इसमें करने को बोला, बाबा राइट हैंड तुम्हारा उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाओ, ये वो करो। और मैं सब कुछ टच, मेरे सामने भी टीवी भी रखा था, मैं टीवी देख के कर रहा था सब। तो बढ़िया सर्जरी के दौरान तो कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे। और सबसे बड़ी बात क्या, जो दुखना है, जो लोग बोलते हैं ना ब्रेन में हाथ डालेगा, टच कुछ भी नहीं है सब। मैं आई डोंट नो लोग क्या क्या कहाँ से स्टोरी बना, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस आदमी हूँ मैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। और उसका मार्क भी है मेरा, ऐसा मतलब लोगों का कहना क्या है कि बाबा ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी गुड एंड आई टेल यू, वो होने से अच्छा। दूसरी बात, इसमें मेडिक्लेम भी कवर्ड है, तो वो भी एक बड़ा ये है अपने को। तो फिर वो हो गया, तो
तो उसके बाद उसने पूरा फिर पहले 2 दिन ऑपरेशन था, फिर नेक्स्ट फोर्थ या फिफ्थ को अपना ये था प्रोग्रामिंग जब पहला उन्होंने मेरे को लैपटॉप में कि मेरे मिसेस के पास रिमोट था और डॉक्टर साहब के मुझे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम मोहित शेट्टी है, मोहित शेट्टी। फिर उन्होंने दूसरा लैपटॉप में अपना प्रोग्रामिंग किया, बोला अभी आपका नाम बताओ, तो मैं बोला मेरा नाम मोहित शेट्टी है। 2 बार ऐसा मैंने इधर, तीसरा बार में उन्होंने क्या पता नहीं परफेक्ट प्रोग्रामिंग किया, बोला अभी आपका नाम क्या, तब मैंने बोला मेरा नाम महेश शेट्टी है। मतलब मैं खुद हैरान हो गया सर, मेरे को क्या बोलूँ, ये मेरे लिए एक सेकेंड लाइफ है। DBS के थ्रू डॉक्टर मनीष बाल्डे ने जो मिला है, जो पेशेंस, जो मैंने करीबन काफ़ी इनको इरिटेट भी किया, वॉकिंग में 3-3 घंटा हम लोग वॉक करते थे प्रैक्टिस, वो सबसे बड़ी बात है सर। कोई मतलब मेरे पर जो बीता है मुझे मालूम है, तो लोगों को क्या सुनना, जो खुद एक्सपीरियंस जो बोलता ना खुद स्वर्ग जाके आ गया उसको स्वर्ग का ज़्यादा मालूम है, वो हिसाब है। तो फिर ऐसा है कि सेकेंड थिंग मेरा वाइफ का भी सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट था। जैसा इन्होंने बोला कि 3 बच्चे का माँ उसका हस्बैंड ने छोड़ा इसकी वजह से, अभी मेरे को डर तो आज से मुझे केयर लेना पड़ेगा। आप 2 वर्ड के ऊपर बात करो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था। और कुछ नहीं, पहले मैंने देखा उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते थे, बहुत डिफिकल्ट था उनको। सोशल लाइफ तो ना के बराबर, अगर फंक्शन में जाते भी थे तो सिर्फ स्टार्टर्स का के आते थे, खाना खाने को उनको डर लगता था। प्लेट जो पकड़ता था, प्लेट पूरा हिलता था। तो ही वाज वेरी तो मैं क्या स्टार्टर जो मैं आया हूँ 2 स्टार्टर खाया खत्म, मुझे मैं एंजॉय नहीं करा, आधा पेड़ उधर खाया, मतलब फंक्शंस में जाने का भी बंद किया। हाँ, उतना प्रॉब्लम था उनको। बहुत डॉक्टर से हम लोग ने रेफर किया, बहुत डॉक्टर से दवा खा खा के वो थक गए थे। दिन में 1-1 घंटे में 1 दवा, ऐसा बार अपना बातचीत हुई, आपने दवा लिया, आपने ये किया, आपने वो किया, अपना एक्सरसाइज किया, यही बातचीत था अपना। अभी मनीष बाल्दिया के DBS के बाद पूरा चेंज हो गया। हम सच बोलते, ऐसा नहीं कि उनके बाजू में बैठा करके तारीफ कर, जो मेरे साथ हुआ है वो आपको प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि वो बैठे हैं चलो उनके, नहीं बिल्कुल नहीं। डर था, शुरुआत में डर था अपने को। हम लोग एक्चुअली मेरी बेटी का शादी भी था लास्ट ईयर करने का था। फिर हमने सोचा क्या मालूम अभी ऑपरेशन के बाद क्या होगा, बेटी का शादी भी है। फिर हमने वापस वो एक्सटेंड किया और हम लोग डिसीजन, मतलब इससे पूछा उससे पूछा, ऐसा डिसीजन लेके फाइनली अप्रैल 16 तारीख को हम एडमिट हो गए और 18 तारीख को उनका ऑपरेशन हो गया। अभी जो मेरे होटल का कस्टमर सब मिलते हैं इतना, अरे अब तो पहले जैसे एकदम यंग हो गया सर। अभी नहीं, बिलीव मी, ऑल वेल विशेस है मेरे होटल का रेस्टोरेंट। तो उन लोग आते हैं तो बोलता दिखता है, फिर गले भी बोलता कैसा हुआ, फिर उनको मैं कभी कभी ऐसा टाइम रहे तो मैं दिखाता हूँ जो मेरे, तो ऐसा वो हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी। मुझे सेकेंड लाइफ मिल गया सर, आई एम वेरी हैप्पी।